काफी थकी हुई कोविड के दौरान में एग्जाम एक्सपीरियंस करते हुए आई हो एंड देन डायरेक्टली कमिंग टू द सेशन. सो वेलकम टू द सेशन एंड थैंक यू सो मच फॉर दैट. थैंक यू, थैंक यू। जी. नया नया एक्सपीरियंस है, जितनी जल्दी बता दूं उतना अच्छा रहेगा। हाँ अदरवाइज तो नहीं. सोचते सोचते फिर एक्सपीरियंस वेंट आउट सेशन बन जाएगा। हाँ बिल्कुल बिल्कुल. और नहीं, वेंटिंग आउट से भी हम लोग कोशिश करेंगे कि ज्यादा से ज्यादा लोग ज्यादा से ज्यादा चीजें इससे निकाल पाए. तो मैं स्नेहा सबसे पहली चीज आपसे जानना चाहूंगा कि सभी लोग इस समय पे बहुत अप्रीहेंसिव हैं कि कोविड 19 के दौरान में एग्जाम्स कंडक्शन किस तरीके से किए जा रहे हैं. तो एक बार आप थोड़ा सा ओवरव्यू देना चाहेंगी, बेसिकली घर से निकलने से लेकर सेंटर तक का सफर अगर थोड़ा सा बताना चाहें. बिल्कुल। सो आई थिंक जो कंडक्शन है उसका जो फर्स्ट स्टेप होगा किसी भी एस्पिरेंट या किसी भी कैंडिडेट के लिए, वो होगा उनके सेंटर तक पहुंचना। बिल्कुल. और अभी जितने भी एग्जाम्स हो रहे हैं कोविड के टाइम पे, उसमें बहुत बच्चों की ये कंप्लेंट्स आ रही हैं कि उनको सेंटर ऐसी ऐसी जगहों पे दिए जा रहे हैं विच इज नॉट वेरी एक्सेसिबल, स्पेशली अभी के टाइम में जब आपके जो प्राइवेट पब्लिक कन्वेंस थी वो अभी चल नहीं रही हैं। सो वो प्रॉब्लम मेरे को भी हुई बहुत ऑनेस्टली। तो मुझे नोएडा से ट्रैवल करना पड़ा दिल्ली हरियाणा बॉर्डर के आसपास। सो और क्योंकि मॉर्निंग शिफ्ट का एग्जाम था तो अगेन उस अकॉर्डिंगली हाँ. आई हैड टू लीव। बट दिस वाज समथिंग जो मैं कर पाई अफोर्ड। बट काफी बच्चे ऐसे हैं जो कोलकाता में हैं और उनको दिल्ली का सेंटर दिया गया, या कुछ बच्चे जो मेरे सेंटर पे थे वो जयपुर से आए हुए थे। तो उनके लिए ये वो कुछ लोग हैं जो मुझे दिखे वहां पे सेंटर पे, बट देयर मस्ट बी सो मेनी अदर स्टूडेंट्स जिन्होंने फॉर्म फिल करा होगा, बट जस्ट बिकॉज सेंटर इतनी दूर था कि वो नहीं आ पाए। हाँ. दूर था, उसके अलावा आई थिंक आईपी का जो ये वाला पूरा एग्जाम हुआ है वो बहुत रश्ड मैनर में हुआ है। आई थिंक हाँ. वी डिड नॉट इवन गेट अ फुल वीक टू प्रिपेयर बोल लीजिए, या अपने आप को अडेप्ट करने के लिए कि अच्छा हाँ, हाँ. एक हफ्ते बाद एग्जाम है। सो सडनली वी ऑल गॉट दी मेल कि आपका ये सेंटर है, एडमिट कार्ड 2 दिन बाद आया और उसके 2 दिन बाद एग्जाम हो गया। सो इवन इफ समवन हु गॉट देयर सेंटर इन सम अदर सिटी, बट अगर उनको शायद कुछ और दिन का टाइम मिलता टू प्रिपेयर फॉर देयर बिल्कुल. कन्वेंस, ट्रेन या कुछ और भी, तो वो कोशिश करते आने की। बट एवरीथिंग वाज सो सडन कि एकदम से वो कैंडिडेट्स का नंबर तो वहीं पे आधा कम हो गया होगा। बिल्कुल. बाकी नाउ कमिंग टू व्हेन यू एक्चुअली रीच द सेंटर, सो यू विल फाइंड फ्यू डिस्क्रिपेंसी जो भी आपको एडमिट कार्ड में चीजें बताई गई हैं और सेंटर पे जो चीजें एक्चुअली में हो रही हैं। सो आरोग्य सेतु एक तरीके से कंपल्सरी कर दिया गया था कि वो आपके फोन में होना ही चाहिए, बट वहां पे जाते हैं तो वो ऐप तो नहीं देखते, उल्टा आपको डांट और पड़ जाएगी कि आप फोन लेके क्यों ट्रैवल कर रहे हो। सो देन जो भी होता है कि आपको अपना सामान जहां भी सबमिट करना है अपने भरोसे आप करिए, ये वो वाली दिक्कतें थोड़ी बहुत। बिल्कुल. देन व्हेन यू एक्चुअली रीच टू द क्लास, सो ऑफ कोर्स जो भी एंट्री लेवल होता है वहां पे आपको आपके सैनिटाइज करा जाएगा, टेम्परेचर चेक करा जाएगा, मास्क है या नहीं ये सब चेक करा जाएगा। ये सब प्राइमरी लेवल पे हो जाती है, एंट्री लेवल पे ही हो जाएगा ये सब, एडमिट कार्ड जहाँ चेक होता है वहीं। एंड देन व्हेन यू एक्चुअली रीच टू द क्लास, वहां पे पहले होता था ना कि जो भी आपके एडजेसेंट सिस्टम्स होते थे हर जगह बच्चे होते थे, अब हाँ. उसमें काफी आ गया था। जो प्लान करा गया था वो आई थिंक कुछ ऐसा था कि एक एक दो दो सीट्स छोड़ के, बट हाँ. बच्चे इन जनरल ही इतने कम आए थे कि मुझे अपने पूरे जो भी मेरा रूम था उसमें कुछ 20 लगभग बच्चे होंगे। बट हाँ, सोशल डिस्टेंसिंग इस तरीके से बहुत अच्छे से मेंटेन करी गई थी। पहले जो होता बिल्कुल. था बायोमेट्रिक्स में आपको अपने थंब प्रिंट देना होता था, वो चीज हटा दी गई है। अब एक एंट्री के टाइम पे आपका बायोमेट्रिक्स होगा जिसमें आपकी पिक्चर्स वगैरह दी जाएंगी, और एक एग्जिट के टाइम पे होगा सेम प्रोसेस कि आपको वो एक कैम होता है उसमें यू विल हैव टू गेट योर पिक्चर क्लिक। सो दिस वाज द होल थिंग। सो जहाँ पे भी एक वो कांटेक्ट वाली चीज आती थी कि साइन करवाना या फोटोज लगवाना, वो सब हर तरीके से हटा दिया गया है। बिल्कुल. इससे एक चीज और याद आई कि एडमिट कार्ड पे बहुत क्लियरली लिखा गया था कि आपको पासपोर्ट साइज फोटोज लाने, बट उनका भी कहीं पे यूज नहीं हुआ। अच्छा. बट यही है कि आप कैंडिडेट हैं तो आपको अपनी तरफ से सारी चीजें जो भी प्रॉपर उन्होंने रखनी पड़ेगी. डॉक्यूमेंट्स बिल्कुल. वो आपको रखनी
रखनी पड़ेंगी, क्योंकि अगर आपकी तरफ से कुछ मिस आउट होता है देन यू विल बी एट द लूजिंग एंड, क्योंकि दे आर द अथॉरिटीज, दे कैन ऑलवेज मेंड देयर वेज. सो इरिस्पेक्टिव कि आप कहाँ से ट्रैवल कर रहे हैं, कितनी भी दूर से ट्रैवल कर रहे हैं, मेक श्योर कि एडमिट कार्ड पे जो जो चीजें लिखी गई हैं उतना तो बेयर मिनिमम आप लेके चलें. बिल्कुल सेंटर पे पहुंचने के बाद अगर वो ज्यादा हो जाए तो इट वुड बी विन विन सिचुएशन ही बोल लीजिए, बट बिल्कुल डू नॉट मिस आउट ऑन एनीथिंग. सो या दिस बिल्कुल. वाज द कोविड एंड थिंग. इंक्लूडिंग अगर मान लीजिए आरोग्य सेतु ऐप का इस्तेमाल नहीं किया गया है, लेकिन एडमिट कार्ड पे अगर मेंशन्ड है, तो आप लोगों को अपनी तरफ से वो भी रेडी करके ले जाना पड़ेगा. मतलब ये आप लोगों से रिक्वेस्ट रहेगी कि आप लोग एडमिट कार्ड की सारी चीजें फॉलो करें, चाहे वो 2 पासपोर्ट एक्चुअली मांगे चाहे हाँ, 10. जो एडमिट कार्ड आया था उसमें एक सेल्फ डिक्लेरेशन भी था कि जस्ट इन केस यू आर जी. नॉट कैरिंग योर फोन, सो आप एक छोटा सा उसमें सब कुछ मेंशन था कि आप बता दीजिए कि आपको ये सिम्टम्स नहीं है. उसमें फिर वो आपके सिग्नेचर, नेम, रोल नंबर, जो अच्छा. बेसिक हाँ. इन्फॉर्मेशन है वो मांगते हैं. सो वो चीज अवेलेबल थी, इसमें थी. बट ये है कि ये आईपी का एग्जाम था. आई डोंट नो, जो मैक्सिमम अभी एग्जाम्स चल रहे हैं वो एनटीए कंडक्ट करा रहा है. हाँ. सो आई हैव नॉट बीन टू एनी एनटीए एग्जाम अभी तक, सो आई हाँ. डोंट नो कि वहां पे कैसा हो रहा है. बट सेंटर वाली चीज तो आई थिंक वो दैट्स कॉमन. और एक बिल्कुल. चीज है, जब हमको एडमिट कार्ड आया था, जब मेल आया था, उसमें बहुत पोलाइटली उन लोगों ने लिख दिया था कि जो भी सेंटर है वो आपको आपकी प्रेफरेंस के अकॉर्डिंग दे दिया गया है, सो सेंटर्स चेंज नहीं होंगे. बट आई डोंट थिंक दैट वाज द केस एट ऑल. हाँ. सो या. बिल्कुल. नहीं, ये मुझे लग रहा है, ये तो जिस तरीके से मतलब स्नेहा तुम चीजें बता रही हो, उससे एक चीज ये भी क्लियर हो रही है कि जब अथॉरिटी कोई भी चीज लिखती है, तो वो केवल एक कमरे में बैठ के सोच रही होती है बेस्ट पॉसिबल राइट. थ्योरेटिकल सोल्यूशन. लेकिन वही एग्जैक्टली. चीज जब ग्राउंड पे प्रैक्टिकल रियलिटी में एग्जीक्यूट होता है, तो ऐसी बहुत सारी चीजें हैं जो शायद वहां पे कर ही नहीं पाते लोग. तो ऐसे में हम लोगों की तरफ से ये जिम्मेदारी, बिल्कुल आपने जो ठीक कहा, कि हमारी जिम्मेदारी ये है कि हम अपनी तरफ से पूरे रेडी होके जाएं. जी. एंड उसके अलावा सेंटर के बाहर सोशल डिस्टेंसिंग का कैसा रहा माहौल? बिल्कुल भी नहीं. हम्म. एटलीस्ट जितना होना चाहिए उतना तो नहीं, क्योंकि जगह ही नहीं थी. आप हाँ. सेंटर कहाँ पे दे रहे हैं, आप आई डोंट नो कि वहां जाके देखा भी गया था या नहीं. क्योंकि आज 2 एग्जाम्स थे. पहले तो आईपी के ही 3 शिफ्ट में एग्जाम थे. हाँ. तो मेरा सुबह का था, निपसेट का एग्जाम था, एंड देन सेकेंड शिफ्ट में आरएमएल एमफिल का एग्जाम था, और थर्ड शिफ्ट में भी कोई एग्जाम था. एंड देन पैरेलली एनटीए का भी कोई एग्जाम चल रहा था, तो वो सेंटर भी बहुत पास ही था. हाँ. सो देयर वाज अ लॉट ऑफ कंफ्यूजन कैंडिडेट्स के बीच में बिल्कुल. कि उनका सेंटर कौन सा है, नहीं है. एंड देन ऑल्सो देयर वर लॉट ऑफ पेरेंट्स हु आर अकम्पनिंग द कैंडिडेट्स, जो बिल्कुल. होता ही है, हाँ. क्योंकि अब सामान है, कौन रखेगा नहीं रखेगा, ये जो भी है, तो यूजली पेरेंट कोई ना कोई एक फैमिली मेंबर तो अकम्पनी करता ही है. साथ में ज्यादातर तो साथ में, भीड़ बिल्कुल. तो बहुत ज्यादा थी, भीड़ तो काफी थी. सो सेंटर के बाहर एज सच कुछ देखने को नहीं मिला, क्योंकि उसका ऑप्शन ही नहीं था. एट द हाँ. एंड ऑफ द डे आपकी प्रायोरिटी है एग्जाम. बिल्कुल. आई मीन, अगर आप ज्यादा फार साइटेड नहीं है, अगर आप जो एकदम से आपको इमीडिएट आपको नीड दिख रही है, दैट इज योर बिल्कुल. एग्जाम, कि आपको किसी तरीके से एग्जाम देना है. क्योंकि अगर ऐसा नहीं होता तो शायद मैं एग्जाम देने भी नहीं जाती. स्पेशली बिल्कुल. जिस तरीके के मैंने क्वेश्चंस देखे, उसके बाद तो मुझे लगा सुबह से लेकर के मेरा जो सारा एफर्ट था वो बहुत फ्यूटाइल सा रहा. बट नेवर माइंड. सो या दैट्स ऑल्सो अ थिंग. तो सेंटर के बिल्कुल. बाहर इट वॉज नॉट पॉसिबल. अगर पॉसिबल होता, जितना होता उतना पेरेंट्स कर ही रहे थे, बट बिल्कुल. पॉसिबल ही नहीं था. वहीं पे आपकी व्हीकल्स भी खड़ी हैं, वहीं पे लोगों को भी खड़े होना है. सो दिस वाज द प्रॉब्लम. जी. एंड साथ में स्नेहा, जो बात, मतलब तुम्हारा जो दर्द निकल रहा है सवालों को लेके, तो मैं उस चीज पे आना चाहूंगा कि जैसे जो हमारा एडवांस डिप्लोमा इन चाइल्ड गाइडेंस एंड काउंसलिंग का सिलेबस है, वो बेसिकली ये कहता है कि जनरल अवेयरनेस, सोशल राइट. अवेयरनेस, उसके बाद जनरल इंग्लिश इंक्लूडिंग लिंग्विस्टिक एक्सप्रेशन. तो ये सारी चीजें जो आपने सवाल देखे वहां पे, सिलेबस से कितने ज्यादा वो डिविएटेड थे? बिल्कुल भी नहीं. कुछ मुश्किल से 5 सवाल होंगे जो डिविएटेड थे. बट अलग इसलिए लगे क्योंकि जो इससे पहले एग्जाम्स हुए थे, क्योंकि निपसेट के क्वेश्चन पेपर्स बाहर नहीं मिलते, कोई मॉक हाँ. अवेलेबल नहीं है, कुछ भी अवेलेबल नहीं है. तो ऑफ कोर्स द फर्स्ट थिंग दैट यू वुड वांट टू डू to know about the question pattern is to talk to people who are actually pursuing the course, who have बिल्कुल. been through that stage.
So when I talk to my friends who are in their final semester now, so उन्होंने जो बताया था, जो एक ऑलरेडी हमारा सेशन भी हो चुका है हमारे IGTV पे, तो यू नो साइकोलॉजी के क्वेश्चंस एंड काउंसलिंग बेस्ड सिचुएशनल हाँ क्वेश्चंस और इंग्लिश जनरल अवेयरनेस, ये सब तो था ही, बट डेवलपमेंटल वाला जो पार्ट था और काउंसलिंग वाला जो पार्ट था उस पे एम्फोसाइज करा गया था. So when I was preparing for the exam, not that I had too much time, like I did, but admit card आने के बाद से एग्जाम होने तक का जो टाइम था, तो उसमें मैंने फोकस करा डेवलपमेंटल साइकोलॉजी पे, हाँ काउंसलिंग वाली चीजों पे, इन सब चीजों पे, और करंट अफेयर्स पे बहुत ज्यादा फोकस करा. सो बिकॉज आई वेंट विद अ पर्टिकुलर माइंडसेट, तो इसलिए मेरे को थोड़ा डिसअपॉइंटिंग लगा. बट फॉर पीपल हु आर जस्ट फॉलोइंग द सिलेबस, आई डोंट थिंक उनको हाँ इतना लगा होगा कि कुछ अलग है. बट जो सिलेबस है वो अपने आप में इट्स वेरी वेग. बिल्कुल इट्स जस्ट बहुत 3 जरूरी टर्म्स, इट्स नॉट अ बिल्कुल सिलेबस. उन्होंने बस बिल्कुल 3 डिसिप्लिन लिख दिए हैं, 3 सब्जेक्ट्स लिख दिए हैं. बिल्कुल क्योंकि इफ वी कंपेयर इट विद अदर एग्जाम्स, लाइक अगर नेट का ही ले लें, तो इट्स अ वेरी स्ट्रक्चर्ड पेपर. पेपर 1 विच इज जनरल पेपर, जनरल अवेयरनेस मान लीजिए, जनरल एप्टीट्यूड मान लीजिए, उसके भी बहुत अच्छे से उन्होंने डिस्क्रिप्शन दिया हुआ है बिल्कुल कि कहाँ कहाँ से आएगा, क्या क्या टॉपिक है एंड ऑल दैट. सो इट बिकम्स वेरी इजी टू नेविगेट थ्रू योर प्रेपरेशन, योर स्केड्यूल एंड ऑल दैट. बट जहाँ पे सिर्फ 3 टर्म्स लिखे हैं, उसमें आप कहाँ से चीज शुरू करें और कहाँ पे खत्म करें, दैट बिकम्स एन इशू. बिल्कुल सही बात है सो आई स्टार्टेड विद करंट अफेयर्स, एवरीथिंग जो भी कुछ 4-5-6 महीने में हुआ. आधी चीजें तो कोविड-19 के अराउंड ही थी, बट देयर वाज नॉट अ सिंगल क्वेश्चन फ्रॉम कोविड-19 थिंग, जस्ट वन कि एपिडेमिक क्या होता है, बस. अच्छा इसके अलावा हाँ कुछ क्वेश्चन नहीं था. जो जनरल अवेयरनेस बाकी था, उसमें भी स्टैटिक बहुत था. एक स्टैटिक होता है, एक करंट अफेयर्स होता है. तो करंट अफेयर्स वर नॉट रियली current, I would say. See, it's general awareness is like an ocean. आप जितना बिल्कुल पढ़ोगे वो आपको कम ही लगेगा. कम ही लगेगा So बिल्कुल so it's not like कि अगर किसी बच्चे ने बहुत मेहनत करी है, बट आज के पेपर में जैसे अराउंड 46-47 क्वेश्चन थे जो जनरल अवेयरनेस में से आए थे. अगर वो बच्चा वो सारे क्वेश्चन सॉल्व नहीं कर पाता है या मैक्सिमम नहीं कर पाता, इसका मतलब ये नहीं कि उसका जनरल अवेयरनेस अच्छा नहीं है या उसने पढ़ा नहीं. बिल्कुल क्योंकि जिन पार्ट्स में से वो क्वेश्चन आए थे, मे बी यू डू नॉट रिमेम्बर इट, या यू माइट नॉट हैव कवर्ड इट बिकॉज इट वाज वेरी स्कैटर्ड. इट्स नॉट लाइक उन्होंने कोई एक एस्पेक्ट उठाया. जैसे अगर स्कीम्स और पॉलिसीज की बात करें, तो इट्स नॉट लाइक उन्होंने कोई एक चीज उठाई और उसी पे क्वेश्चंस थे. एवरीथिंग वाज वेरी स्कैटर्ड. और या सो इंग्लिश फिर भी मुझे काफी स्ट्रक्चर्ड लगा, क्योंकि जी उसमें बस सिनोनिम्स, एंटोनिम्स और कुछ सेंटेंस कंप्लीशन जैसी चीजें, लाइक पास्ट टेंस एंड ऑल दैट, टेंसेस वाला, ये सब था. इंटरेस्टिंग था. सो एंड देयर वाज ओनली वन क्वेश्चन फ्रॉम साइकोलॉजी. अगर प्रिसाइजली बोले प्योर साइकोलॉजी का, तो सिर्फ एक ही क्वेश्चन था, विच वाज फ्रॉम फ्रॉइड्स थियरी, या प्लेजर प्रिंसिपल और रियलिटी प्रिंसिपल, इन सब चीजों पे था. सो देयर वाज ओनली वन क्वेश्चन. एंड इसके अलावा बायोलॉजी में से 3-4 क्वेश्चन थे, तो यू कैन क्लब इट विद बायोसाइकोलॉजी. हाँ सो रिलेटेड टू ग्लैंड्स एंड ब्रेन स्ट्रक्चर ऑल दैट. सो कुल मिला के 4-5 चीजें आप कह सकते हैं जो साइकोलॉजी से थे. अदरवाइज एवरीथिंग वाज फ्रॉम इंग्लिश एंड जनरल अवेयरनेस. बिल्कुल एंड साथ ही साथ में स्नेहा, अगर अ, अभी के लिए मैं पूछना चाहूँ कि ओवरऑल एग्जाम का लेवल किस तरीके का लगा आपको? डिफिकल्ट था, मीडियम था, या फिर रिलेटिवली इजी था जैसा आप सोच के जा रही थी? कुछ क्वेश्चन तो सी, जनरल अवेयरनेस इज लाइक अगर आपको देख के आ गया तो आपको आ गया. उसके आगे आप एक स्टेप जाके आप एलिमिनेशन यूज कर सकते हैं. जैसे एक हाँ क्वेश्चन आया था जिसमें पूछा गया था यूरोपियन यूनियन में कौन सी कंट्रीज जो हैं वो उसके मेंबर हैं. तो मुझे नहीं पता, बट ऑप्शंस जो दिए गए थे, सो एट टाइम्स इट बिकम्स वेरी इजी ऑप्शंस में से देख के पता लगाना, क्योंकि उसमें हाँ एक जो कंट्री का नाम था वो अफ्रीकन कंट्री थी. सो ऑफ कोर्स अफ्रीकन कंट्री यूरोपियन यूनियन का पार्ट तो नहीं हो सकती. सो देन आई यूज्ड एलिमिनेशन मेथड, जो मैं बहुत ज्यादा यूज करती हूँ एमसीक्यूज में, क्योंकि ये पॉसिबल ही नहीं है कि आपके सामने अगर 100 सवाल रखे हैं तो आपको देखते ही हर सवाल का जवाब हाँ आता ही आता हो. बिल्कुल बिल्कुल
So you'll have to employ other strategies as well apart from knowing the exact answers. So उन चीजों के अराउंड थोड़ा आपको काम करना पड़ेगा and it helps. और नेगेटिव मार्किंग बिल्कुल। भी थी. तो नेगेटिव मार्किंग की वजह से काफी बच्चे क्वेश्चंस अटेम्प्ट करने से डरते हैं, हाँ जो होना भी चाहिए. बट व्हाट आई डू इज, अगर मैं किसी भी तरीके से 2 ऑप्शंस तक नैरो डाउन कर पाऊं, देन आई विल अटेम्प्ट दैट क्वेश्चन. क्योंकि बिल्कुल। फिर मैं वो प्रोबेबिलिटी वाली जो चीज होती है उसमें उस थ्योरी को अप्लाई करने लगती हूँ कि एटलीस्ट देयर इज अ 50% चांस दैट आई गेट दिस करेक्ट. सो इफ अगर पूरी एश्योरिटी के साथ मैं किन्हीं 2 ऑप्शंस तक नैरो डाउन कर पाती हूँ, फिर तो मैं अटेम्प्ट करती हूँ. अदरवाइज आई जस्ट गिव इट. एकदम तुक्के वाला 1-2 से ज्यादा आई डोंट ट्राई. बिल्कुल। सो या बिल्कुल। लेवल एंड क्वेश्चन. इवन हाँ, अगेन कमिंग टू क्वेश्चन का लेवल. सो वही, अगर जनरल अवेयरनेस में आपको कोई चीज आती है तो आती है. जैसे एक था फ्रंटियर गांधी कौन है, तो ये तो जब से आप जनरल अवेयरनेस के लिए प्रिपेयर करना शुरू करेंगे, क्वेश्चन आपको हर जगह दिखेगा. सो उस तरीके से बहुत डायरेक्ट था. यूएन के जो अभी करंट प्रेसिडेंट है वो कहाँ है, यूएन कहाँ सिचुएटेड है, यूनेस्को की फुल फॉर्म क्या है. सो ऑल दीज थिंग्स. सो जब मैं इनिशियली वो पेपर दे रही थी तब मुझे ज्यादा स्कैटर्ड लगा. बट लेटर ऑन धीरे धीरे यू स्टार्ट कनेक्टिंग द डॉट्स. तो जो भी स्कीम्स और पॉलिसीज या यूनेस्को वाली जो चीज आई, ये वो वाले एस्पेक्ट्स हैं विच आर वर्किंग इन द फील्ड ऑफ चाइल्ड एंड वुमेन हाँ एम्पावरमेंट और बिल्कुल। डेवलपमेंट. बिल्कुल। जैसे पूछा गया था बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ आंदोलन किस साल शुरू करा गया था. उसके अलावा एक और आई थिंक भाग्य लक्ष्मी योजना थी, वो किस स्टेट ने स्टार्ट करी थी. तो ये वो सारी स्कीम्स हैं विच हैव बीन एम्प्लॉयड और इनिशिएटेड इन ऑर्डर टू एम्पावर दी गर्ल चाइल्ड. सो बिल्कुल। हाँ, तो एक चीज है जो आपको फोकस करनी है, वो जो भी चाइल्ड डेवलपमेंट से रिलेटेड स्कीम्स और पॉलिसीज आ रही हैं उन पे थोड़ा ज्यादा फोकस करना. बिल्कुल। जैसे यूनेस्को का फुल फॉर्म ये तो सबको ही पता है. और एक्चुअली मेरे को शायद ना भी पता होता, बट देन आई नो कि प्रियंका चोपड़ा इज द एम्बेसडर एंड आई नो दैट शी हैज बीन वर्किंग अ लॉट विद चिल्ड्रन. तो उसमें बिल्कुल। सिंपली उन्होंने पूछा था कि ये किस फील्ड में काम करता है. तो एजुकेशन वाज वन थिंग विच आई वाज वेरी श्योर ऑफ कि उसमें तो काम कर ही रहा है. एंड फॉर्चुनेटली 4 ऑप्शंस में से सिर्फ एक ही ऑप्शन था जिसमें एजुकेशन दिया था. So that's how you kind of navigate through all your options, थोड़ा देख के. बिल्कुल। It's not like कि क्वेश्चन देखते ही एक जो अर्ज होती है ना कि नहीं बस आंसर टिक कर देना है. आई थिंक जस्ट गो थ्रू दी क्वेश्चंस. 1.5 घंटे, आई थिंक 2.5 घंटे थे हमारे पास, हाँ और बहुत ज्यादा टाइम था. सो जो मेरा पहला एक था ना कि फ्रॉम फर्स्ट क्वेश्चन टिल लास्ट क्वेश्चन, दैट आई डिड इन ऑलमोस्ट 30 to 40 minutes. आई वॉज डन विद माई फर्स्ट, क्या बोल लीजिए, एक पहला रिव्यू जो था पूरे पेपर का, वो कुछ 40 मिनट में हो गया. बट देन उसके बाद मैं थोड़ा अच्छे से कि विच आर दी क्वेश्चंस आई एम वेरी श्योर ऑफ. तो बिल्कुल। पहले अटेम्प्ट में आई डिड नॉट अटेम्प्ट मेनी क्वेश्चंस. कुछ अराउंड 60 क्वेश्चंस मैंने अटेम्प्ट करे होंगे, जो मुझे या तो एकदम आते ही थे या फिर लाइक 2-3 ऑप्शंस के बीच में मैं थी. एंड देन धीरे धीरे नैरो डाउन करते करते फिर मैंने उस नंबर को थोड़ा बढ़ाया. तो या उस टाइम को ऐसे ना लेके कि अब क्या करें वो करते करते, इट्स लाइक यू जस्ट ट्राई टू रीड इट. उसको हाँ आप कुछ ना कुछ सोचते सोचते वो कुछ ना कुछ आ ही जाता है. ये है. बिल्कुल. एंड इवन जब तुम नेगेटिव मार्किंग का बता रही थी तो मुझे भी याद आ रहा था कि सबसे कुछ 2-2.5 साल पहले जब मैंने अपना डीयू का पीएचडी वाला एग्जाम दिया था, तो टोटल हम लोगों के 50 क्वेश्चंस थे. अब मुझे मास्टर्स वाले एग्जाम से ये तो अंदाजा था कि अगर आपको एग्जाम क्रैक करना है तो मार्क्स आपको हाई चाहिए. मतलब आप एवरेज स्कोर करके ये उम्मीद नहीं कर सकते कि ड्यू के एग्जाम में आपका क्रैक हो जाएगा. तो जब मेरे 50 सवाल थे और 50 में से मैंने कुछ लगभग 35 सॉल्व कर लिए थे. अब 35 वाला जो था वो मेरी लिमिट थी और नेगेटिव मार्किंग थी. पर मुझे ये पता था कि अगर मेरे सिर्फ 35 सही हुए, मान लो अगर 35 के 35 सही भी हो गए, तो भी मैं मे बी वाली लाइन पे खड़ा था कि मे बी सिलेक्शन ना हो. तो उस समय पे मैंने क्या किया कि क्योंकि समय काफी था, लगभग 2 घंटे का पेपर था उस टाइम. पहली बार उन लोगों ने पैटर्न चेंज करा था. 100 सवालों से नहीं, 120 सवालों से कुछ मेरे ख्याल से 50 सवालों पे आए थे. टाइम उतना ही रखा, बस सवाल 50 कर दिए थे. तो मैंने 35 में से मार्क करना शुरू कर दिया.
जो सवाल मुझे पता है कि 100% सही है मेरे, तो लगभग 35 में से कुछ 25 क्वेश्चंस मैंने चेक कर लिए कि 25 में थे ये तो मेरे सही है सही। उसके बाद में मैंने जब 30 तक देखा, मैंने कहा थोड़ा 5 और बढ़ा के देखता हूँ, थोड़ा रिस्क लेके। फिर जो एक्स्ट्रा 5 थे वो मैंने देख लिए कि अगर मेरे 5 सवाल मैंने ले लिए अपने, और एक सवाल पे मान लो एक नंबर कट रहा है, वो सॉरी एक गलत सवाल पे 0.5 या 0.25 कट रहा है, और सही होने पे एक मिल रहा है, एक चौथाई मिल रहा है, तो ऐसे केस में मैंने 5 सवाल चुन लिए और इन 5 को रिस्की पोजीशन पे रख दिया। मान लो अगर मेरा 4 सवाल गलत हो रहे हैं, तो 4 सवाल पे मेरा 1 मार्क्स कट रहा है, लेकिन अगर इन चारों में से एक भी ठीक हो जाता एक है ही सही हो रहा है, हाँ, तो वो राइट, तो वो बैलेंस एग्जैक्टली, हो जाएगा और इनफैक्ट बैलेंस ज्यादा हो कूदेगा। जाएगा, राइट। तो ऐसे मैंने 5 सवालों को चुन लिया था नेगेटिव मार्किंग वाली चीज में, कि भाई अगर मान लो मेरे ये पांचों गलत हो जाए तो मेरे मार्क्स इतने कोई कटेंगे एक कि उसके क्वेश्चन, बाद भी हाँ, मैं उस मे बी वाली रेंज में रहूंगा। राइट। तो काफी बार नेगेटिव मार्किंग वाली चीज का डिसीजन काफी वाइज रहता है, क्योंकि तुम ये वाली बात जो कह रही थी कि जब नेगेटिव मार्किंग आती है तो बहुत सारे बच्चे कोशिश ये करते हैं कि कम से कम सवालों का जवाब दें, लेकिन आपका पर्पस नंबर ऑफ सवाल नहीं है, पर यह भी है कि आपका सिलेक्शन हो जाए या एग्जाम क्रैक हो जाए। तो इसके लिए बाकी सबको इस चीज पे भी थोड़ा ध्यान देना पड़ेगा कि जब भी नेगेटिव मार्किंग वाली चीज हो, ऑलवेज ट्रेड कॉशियसली एंड नो कि अंदाजन कितना तुम अभी स्कोर कर रहे हो, मतलब इस बात का अंदाजा वहां पे होना चाहिए, ये आपकी स्ट्रैटेजी का पार्ट होना चाहिए। बिल्कुल। सो स्नेहा, थैंक यू सो मच ये सारी की सारी चीजें बताने के लिए। प्लस मैं थोड़ा आपसे ये चीज जानना चाहूंगा कि uh, अभी जब मतलब एग्जाम आपने दे दिया है, और अब जो नए लोग हैं जो अब एस्पायर करेंगे नेक्स्ट वाले अटेम्प्ट को, तो ऐसे वाली कंडीशन में आप क्या रिकमेंड करना चाहेंगे उनको? Do not try to prepare for NIPSET specifically. Otherwise, you'll always be in a state of अब क्या करें, कितना हो गया, कितना नहीं हुआ, because nobody has a parameter. You do not have a structure or a syllabus, तो आपको पता नहीं है कि आप कितना भी कर लें तो शायद वो कम ही लगेगा, क्योंकि आप कहीं पे उस चीज को मार्क नहीं कर पा रहे कि अच्छा ये हो गया, ये हो गया। जैसे हम बाकी एग्जाम्स में टिक लगा लेते हैं ना कि दिस यूनिट इज डन, दिस यूनिट इज कवर्ड, वो चीज यहाँ पे हो नहीं सकती है। सो इंस्टेड की फोकसिंग ऑन निप्सिड प्रिपरेशन, यू जस्ट कीप डूइंग योर अदर प्रिपरेशंस एज वेल। आई एम अज्यूमिंग कि जो लोग निप्सिड के लिए प्रिपेयर कर रहे हो, बाकी कॉम्पिटेटिव एग्जाम के लिए भी प्रिपेयर कर ही रहे होंगे। सो जैसे आप नेट के लिए प्रिपेयर कर रहे हैं, या आप किसी भी और एग्जाम के लिए अगर आप प्रिपेयर कर रहे हैं, तो आप बस वो प्रिपरेशन अपनी उसी तरीके से रखिए। उसके साथ साथ ये वाली अपने आप होती जाएगी, वो मुझे लगता है। मेरे को भी आई थिंक कहीं ना कहीं अगर हेल्प करेगा, वो तो रिजल्ट ही बताएगा, तो वही करेगा, बिकॉज मैक्सिमम चीजें जो थी करंट अफेयर वाली हो गई या जो भी है, वो क्योंकि नेट के लिए ऑलरेडी आई वॉज प्रिपेयरिंग। ऑल्सो इट्स अ कॉम्पिटिटिव एग्जाम, राइट? सो अभी जो मैं बता रही हूँ मेरे अपने एक्सपीरियंस से बता रही हूँ कि अच्छा हुआ या नहीं हुआ। सो क्योंकि मुझे बस अपना लेवल पता है, जो रिजल्ट आएगा दैट वुड बी इन कंपैरिजन टू अदर पीपल। Now, I do not know कि उनका कितना अच्छा हुआ, कितना बुरा हुआ. So just because after attempting your paper, if you feel that you have done a blunder, like जो सबसे easy सवाल था वो भी आप गलत करके आए, तो वो आप इसलिए कह रहे हैं क्योंकि आपको सिर्फ अपना ही पता है, आपको नहीं पता सामने वाले ने क्या करा है, नहीं करा। So that's क्योंकि जब मैं एग्जाम देके आती हूँ ये वाले, स्पेशली जब मुझे पता होता है कि मुझे क्वेश्चन पेपर नहीं मिलेगा, तो फर्स्ट थिंग दैट आई डू इज आई राइट एज मेनी क्वेश्चन एज पॉसिबल, ताकि वो मुझे याद रहे, एंड देन आई कैन थिंक कि अच्छा हाँ ये करा था, नहीं करा था, ये सही हुआ, गलत हुआ। तो कहीं ना कहीं एनालिसिस तो चलता ही रहता है बैक ऑफ योर माइंड, बट देन यू विल नेवर नो, बिकॉज मैंने जो एग्जाम्स क्रैक करे, दे वर नॉट माई बेस्ट अटेम्प्ट्स, आई वुड से, but maybe they were pretty good as compared to other people who are appearing for the same exam. So yeah, so abhi jo log prepare kare, English is something that can fetch you a lot of marks and very easily. तो आप YouTube पे कोई भी नॉर्मल बेसिक सा चैनल आप फॉलो करना शुरू कर दीजिए, जो कि उसमें वो इंग्लिश वोकैबुलरी वाली चीज होती है, आप वो प्रिपेयर करना शुरू कर दीजिए। बिकॉज नॉट जस्ट सिनोनिम्स, एंटोनिम्स, वो उसमें प्रोवर्ब्स भी पूछते हैं, इडियम्स भी पूछते हैं। यू कैन जस्ट गो थ्रू दोज थिंग्स
ताकि वो कहीं ना कहीं आपके दिमाग में रहे. तो आज जो इडियम्स आए थे, ऐसा नहीं कि मैं रोज यूज करती थी, बट ऑफ कोर्स आई heard it a lot many times. तो वो मुझे पता है कि इसका आंसर क्या होगा. तो you just have to be in a situation, you just need to put yourself in a situation जहाँ पे आपको ये information बार बार pass on करती जाए. जैसे होता है ना, आप इंस्टाग्राम खोलें तो हर टाइम के हिसाब से एक इशू आपको बार बार दिखता रहता है, आप चाहे ना चाहें. आप न्यूज खोलेंगे तो चाहे ना चाहें देयर वुड बी वन पर्टिकुलर न्यूज जो आपको दिखती रहेगी. सो यू जस्ट हैव टू मेक योरसेल्फ पुट इन अ सिचुएशन जहाँ पे आपको ये सारी इंफॉर्मेशन कैसे ना कैसे मिलती रहे. तो दैट्स इट. करंट अफेयर्स इज समथिंग जिसका आई डोंट नो कि कोई भी बता पाएगा कि आपको कहाँ से शुरू करना है, कहाँ से खत्म करना है. लाइक आप जितना जल्दी शुरू कर सके उतना बेटर है, बट then you'll have to memorize all of it. तो अगर आपकी मेमोरी अच्छी है then perfect. I'm not very good at memorizing, so I need to find other hacks जो मैं elimination method के थ्रू कर लेती हूँ या किसी और aspect को strong करके कर लेती हूँ. So yeah. बिल्कुल. I still remember मैंने टेस्ट का एग्जाम दिया था. मैंने एक्चुअली मास्टर्स के टाइम पे अपना टेस्ट का, डीयू का और जामिया का 3 पेपर दिए थे. तो मैं टेस्ट के लिए जब प्रिपेयर कर रहा था तो मुझे लगा ये तो मेरा स्ट्रेंथ है ही नहीं बिल्कुल भी, जब मैं प्रिपेयर करने लगा. और सबसे पहली चीज जब हम करते हैं वो करते हैं कि सबसे जो बेस्ट रिसोर्स हम ढूंढते हैं आसपास पता लगाने के बाद, वो है किसी तरीके से स्टडी मटेरियल मिल जाए. तो मैंने बहुत सारी किताबें ढूंढी, चीजें करी. अब वो इतना सारा मतलब मैंने पूरा इकट्ठा कर लिया. मेरे ख्याल से मुझे अभी भी याद है एक एक रीजनिंग की इतनी मोटी किताब जो मैंने आज तक नहीं खोली. इतनी मोटी किताब रीजनिंग की मैंने उस समय पे अपनी फ्रेंड से आर एस अग्रवाल. नहीं वो, हाँ शायद आर एस अग्रवाल. बिल्कुल बिल्कुल आर एस अग्रवाल. तो अब ये सारी चीजें करने के बाद में अब मुझे रियलाइज हुआ कि ये सारी चीजें बस प्रेशर बना रही है एंड आई एम नॉट गुड एट इट. मतलब मैं अगर एग्जाम में बैठ जाऊं तो किसी तरीके से जवाब ले आता हूँ. अब वो सही है गलत है ये बाद में पता चलता है. तो ऐसे में मैंने हाँ मतलब उस समय पे दिमाग अलग चलता है एग्जाम के दौरान. तुम्हें ऐसा लगता है जैसे कि आज शायद जो तुमने जवाब निकाल दिया है इस दुनिया में कोई और नहीं निकाल पाएगा, क्योंकि तुम्हें खुद नहीं पता होता कैसे निकल गया. तो ऐसे केस में मैंने क्या किया कि आई स्टिल रिमेम्बर, यहाँ पे मुझे मेरे पता नहीं कहाँ पे है वो नोटबुक छोटी सी जो मैंने यूज करी थी. एक बहुत ही छोटी सी नोटबुक ली मैंने टेस्ट के लिए. एंड मुझे पता है कि मैं अखबार नहीं पढ़ सकता. मतलब आई नो इट कि मैं फिल्टर नहीं कर सकता अखबार में से, लेकिन मैं ऐसे सोर्सेस से फिल्टर कर सकता हूँ जो ऑलरेडी फिल्टर कर चुके हैं. तो मैं क्या करता था कि मैंने ऐसे सेक्शन बना लिए थे 5-6 जो मेरे को लग रहा था बहुत जरूरी सेक्शंस थे. नेशनल, इंटरनेशनल, स्पोर्ट्स, अवार्ड्स, रीसेंट इवेंट्स, और पिछले 3 महीनों में जो रेलिवेंट चीजें घटी हैं, और शुरुआत के साल में जितनी रेलिवेंट चीजें घटी हैं. ऐसे करके मैंने पूरी एक किताब को बांट लिया. एंड देन मैं 1 बाय 1 वहां पे जो जो मेरे को चीजें मिलती रही मैं वो लिखता चला गया. एंड आई स्टिल रिमेम्बर, मेरे को जब भी मेरे मतलब उस समय पे हम 4-5 रूममेट रहा करते थे, और मैं रोज रूममेट को पकड़ लिया करता था कुछ हफ्ते में कम से कम एक बार, और उनके साथ में मतलब चीजें चलती रहा करती थी. कभी हम लोग कुछ रिवाइज कर रहे हैं, कभी मैं उसे बता रहा हूँ कि अच्छा ये ऐसे ऐसे लिखा हुआ है या ऐसे ऐसे हो रहा है. तो वो मतलब मुझे भी मैं से याद नहीं कर पाता. लेकिन काफी बार क्या होता है कि अगर आप अच्छे से कहते हैं ना रट नहीं सकते हो अगर, तो सबसे बढ़िया चीज है कि आप अपने आसपास में लोगों को देख लो, स्टोरीज अराउंड देम, ताकि आपको याद रह सके. तो कितनी बार ऐसा हुआ है टेस्ट के एग्जाम में. आई स्टिल रिमेम्बर कि मेरे को कोई सवाल इसलिए याद आया क्योंकि प्रतीक ने उस समय पे मेरे को कुछ ऐसा बोल दिया था जब हम वो कर रहे थे, अबे तेरे को तो ये नहीं आता, तो एग्जाम प्रिपेयर कर रहा है. और मेरे को वो इसलिए याद रह गया क्योंकि ही करेक्टेड मी. सो मेनी अ टाइम्स हम लोगों को इंसिडेंट्स, कुछ लोग ऐसे होते हैं उनको इवेंट्स और इंसिडेंट्स बहुत स्ट्रांगली याद रहते हैं. तुम्हें मतलब ये नहीं याद होगा कि लोगों की बर्थ डेट्स कब कब हैं, लेकिन तुम्हें ये जरूर पता होगा कि ऐसे इस पे ये हुआ था. सो इसीलिए कनेक्ट विद पीपल, कनेक्ट विद पीपल हु आर प्रिपेयरिंग, इफ नॉट फॉर द सेम एग्जाम बट सिमिलर एग्जाम्स. तो वहां पे भी वो वाला एक काफी नर्चरिंग स्पेस मिल सकता है. ऑल्सो ये एमसीक्यू एग्जाम है ना. हर एग्जाम का जो पर्पस होता है और जिस भी तरीके से उसे कंडक्ट करा जाता है वो कुछ ना कुछ असेस कर रहा है. सो जरूरी नहीं कि अगर आप एमसीक्यू सॉल्व नहीं कर पाए तो वो आपको आंसर्स आते ही नहीं है. बिकॉज हियर यू आर इन अ सिचुएशन वेयर देयर आर सर्टेन कंस्ट्रेंट्स, लाइक टाइम का होगा या
एक अलग तरीके का प्रेशर, कुछ ना कुछ चलता रहता है. सो अगर वही सवाल आपको क्लासरूम में पूछा जाए और अगर आप वो जवाब ना बता पाए तो आपको किसी ना किसी तरीके से प्रोब करा जाएगा. सो यू एंड अप टू दैट आंसर बिल्कुल. विथ सम हेल्प. बट वो हेल्प आपको एमसीक्यू या जो एग्जाम हॉल होता है वहां पे वो आपको अवेलेबल नहीं कराया जाता है. हाँ, सो अनदर थिंग दैट आई एम्फसाइज अ लॉट जब भी ये वाले सेशंस होते हैं कि किसी एग्जाम के लिए कैसे प्रिपेयर करना है, इज यू सॉल्व अ लॉट ऑफ एमसीक्यूज. बिल्कुल. अगर हो सके बिल्कुल. तो जो भी उस पर्टिकुलर एग्जाम का पैटर्न है, अगर 2 घंटे में करना है 100 सवाल, तो आप उसी तरीके से करिए. क्योंकि जब तक आप अपने आप को उस प्रेशर के अंदर नहीं डालेंगे, यू वोंट एक्चुअली रियलाइज कि आप कहाँ पे लैग कर रहे हैं. अगर वही बिल्कुल. 100 सवाल आप पूरे दिन में करें और सारे के सारे सॉल्व हो गए, दैट डज नॉट मीन कि यू विल बी एबल टू reproduce the same kind of result in your examination hall. बिल्कुल. So it's very important कि जो भी एग्जामिनेशन पैटर्न है आप उसके पैरेलल ही अपनी तैयारी रखें हर लेवल पे. नॉट जस्ट दी थियोरेटिकल और लर्निंग और मेमोराइजिंग पार्ट, बट देन हाउ यू नीड टू एक्चुअली रिप्रोड्यूस इट इन योर एग्जामिनेशन. क्योंकि सी एमसीक्यूज है तो ऑफ कोर्स यू विल हैव मेनी ऑप्शंस. तो अगर वो ऑप्शंस बहुत पास पास के हैं, कंफ्यूजन क्रिएट होगा, नहीं कर पाओगे. तो जितना गलत करोगे पहले उतना अच्छा होगा, ताकि वो चीजें आपको बाद में याद रहें. बिल्कुल. 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 हाय विशाल. हाय विशाल. एंड रक्षिता, प्लीज तुषार का हेलो सुन लो. एंड सो स्नेहा, मेरी तरफ से तो यही सवाल थे पूरी की पूरी बातचीत के लिए. लेकिन मैं ये जरूर कहूंगा कि आई थिंक हमें इस तरीके की चीज और ज्यादा करते रहना चाहिए कि इतना फ्रेश एक्सपीरियंस को अगर हम किसी भी तरीके से कैप्चर कर पाए, चाहे वो Right. बाकी और एग्जाम्स के भी रहे, तो हम और भी कोशिश करेंगे ये. और कोशिश करेंगे. आरएमएल वाले भी 2-3 बच्चे मिले हैं, तो आरएमएल वालों का भी कैप्चर करेंगे ये चीज. आई डोंट नो अगर यहाँ पे जो भी अभी लोग हमारे साथ जुड़े उनमें से किसी ने अगर आज का एग्जाम दिया तो प्लीज अगर उनको कुछ कहना है तो कह दो. ये तो मेरा जो एक्सपीरियंस था, आई जस्ट सेड इट इन द मोस्ट रॉ फॉर्म. अभी बिल्कुल. मेरी किसी से बात भी नहीं हुई है कि एक्चुअली में एग्जाम कैसा हुआ. दिस इज द फर्स्ट टाइम आई एम एक्चुअली डिस्कसिंग हाउ इट ऑल वेंट. So if there's anyone who went for their exam, whatever their experience was, you can always put it here so that I can बिल्कुल. also see कि मैं कितने पानी में हूँ. इससे पता चले मैं ही बुराई कर रही हूँ. एक बार बाकी लोग भी प्लीज थोड़ा सा अगर आप लोग एग्जाम्स, अगर आज आपने दिया है एडवांस डिप्लोमा इन चाइल्ड गाइडेंस एंड काउंसलिंग के निपसेट का एग्जाम, तो प्लीज अपना एक्सपीरियंस यहाँ पे शेयर करिए हमारे साथ में. तो हम लोग 5 मिनट तकरीबन आप लोगों का वेट कर सकते हैं. जी, और अगर है तो एक बार हाय हेलो कर दीजिए ताकि हमें पता हो कि हम वेट करें आपके टाइप करने का. अदरवाइज नहीं है तो भी कोई दिक्कत नहीं है, क्योंकि काफी कम लोग थे जिन्होंने एग्जाम दिया था. जी. अच्छा, विशाल हाय करके चले गए. हाय शिखा. टिपिकल विशाल. जी, तो मेरे ख्याल से मुझे लग रहा है स्नेहा कि यहाँ पे कोई नहीं है जिसने निपसेट का एग्जाम दिया है. तो अगर तुम कुछ कहना चाहती हो तो यू कैन ऐड, अदरवाइज वी कैन कंक्लूड दिस सेशन. नहीं, मैं तो बोल लिया अच्छे से. तो या अगर आपको हाँ, तो आई थिंक मैंने इंट्रोड्यूस नहीं करा. सो नाम तो आई थिंक आपको पता ही है. सो बेसिकली आई डिड माय पोस्ट ग्रेजुएशन लास्ट ईयर. तो उसके बाद जो ये पूरा 1 साल था उसमें आई बीन वर्किंग विद पावरविजन एंड आई वाज आल्सो वर्किंग एज अ बिहेवियरल ट्रेनर इन अ स्कूल. तो वहां पे जो भी मेरा एक्सपीरियंस रहा, दैट एक्चुअली पुश्ड मी टू लुक अप फॉर अदर अपॉर्चुनिटीज वेयर आई कैन बिल्ड ऑन माई स्किल्स. So Nipsed, क्योंकि one of our mutual friends was already there, and I heard a lot many good things about it कि बहुत rigorous है, बहुत अच्छे से चीजें सिखाई जाती हैं. तो इसीलिए मैंने फॉर्म फिल करा. तो या अच्छा है अगर आपको गाइडेंस काउंसलिंग जैसी चीज में जाना है. अगर नहीं भी जाना है, बट आई थिंक दीज आर दो स्किल्स कि आप कहीं ना कहीं यूटिलाइज कर ही सकते हैं. So just because you are doing a course in guidance counseling does not mean ki you'll have to end up as a counselor or a school counselor. But of course there will be situations where you'll be interacting with kids
or any other person as well. So these are बिल्कुल लाइफ स्किल्स. आई थिंक ये जो भी स्किल्स होती हैं, सॉफ्ट स्किल्स जो होते हैं, वो लाइफ स्किल्स का बहुत मेजर पार्ट होती हैं. तो इट विल ओनली इनहांस योर ओन personality, interpersonal relationships, and all those things. So if you want to try for it, then please go ahead. Institute बहुत अच्छा है. Entrance शायद उतना, I won't say it justifies the level of the course, because they are not actually assessing anything जो वो कोर्स में पढ़ाएंगे, be बिल्कुल it counseling related और child development related. तो उससे related कोई question नहीं आता. उस वजह से थोड़ी disappointment और हुई मुझे. So, but the course is really good. So, yeah, that's इसका एक कारण मेरे ख्याल से स्नेहा ये भी हो सकता है कि जो एग्जाम का कंडक्शन और क्वेश्चन पेपर सेट करना, डेट्स, ये सारे के सारे चीजें निप्सिट नहीं देखता है, ये सारी आईपी यूनिवर्सिटी देख रही है. तो मे बी बिकॉज दे माइट नॉट बी वेरी अट्यून्ड विद द विजन ऑफ निप्सिट, सो देयर इज अ पॉसिबिलिटी कि उनका जो नजरिया है सवालों की तरफ, दे केप्ट इट वेरी जनरल इंस्टेड ऑफ कीपिंग इट समवॉट जो ऐसा कुछ मेजर कर सके जो निप्सिट चेक करना चाह रहा हो अपने ये एडीजीसी वाले बच्चों में. जी हाँ, मैम का इंस्टाग्राम अकाउंट आप ले लीजिएगा, बिल्कुल मैं टैग कर दूंगा, आप चिंता मत करिए. और कल दिल्ली यूनिवर्सिटी के एग्जाम मतलब अब चालू हो रहे हैं, मतलब चालू तो है ही, तो ऑल द बेस्ट. और आई होप कि ये वाले जो एक्सपीरियंसेस थे इससे कल कुछ ना कुछ PhD का आपको भी एग्जाम, बेनिफिट मिले. PhD अच्छा, कल and PhD. MA नॉर्थ कैंपस. So चलिए, all तो the ऑल द best वेरी जो भी बेस्ट आप कल के सभी को. एग्जाम के लिए प्रिपेयर कर रहे हैं. हाँ बिल्कुल, और पूरी तरीके से अपने सेफ्टी मेजर्स को ध्यान में रखते हुए जाइएगा. Yes, आपकी सुरक्षा अपने खुद के हाथों में है, right. तो इस बात का ध्यान रखिएगा. सो देन वी कैन कंक्लूड द सेशन स्नेहा. Yeah. चलिए, थैंक यू सो मच स्नेहा फॉर द सेशन, और इतना एनर्जेटिक दिन होने के बाद फिर से एक एनर्जेटिक सेशन देने के लिए. सो थैंक यू सो मच, एंड थैंक यू सो मच एवरीवन साथ में बने रहने के लिए.